नायक, AS एंड MD ऑफ NHM सौरभ जैन जी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी से राजेश अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मेडिकल फ्रेटर्निटी के हमारे अधिकारीगण, आज प्रोपोर्टिंग स्वस्थ भारत थ्रू PM जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इस पर चर्चा हुई है। सबसे पहले तो मैं आप सबको सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से यह दिन आप सबके लिए उत्साहवर्धक भी होता है और आत्मचिंतन का भी होता है। तो आप सब लोग आज दिन भर माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुनने के बाद उससे प्रेरणा लेकर आगे नई योजनाओं की तरफ बढ़ने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी मैडम सलीला जी ने आपके सामने हेल्थ के जो 2 इंटरवेंशंस है, नेशनल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये योजनाएं ज़मीन पर लोगों को राहत देने के लिए, हम फैसिलिटेट करने के लिए इन योजनाओं को लागू कर रहे हैं। और उन्होंने आपको बहुत डिटेल में समझाया भी कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और उन एस्पेक्ट्स को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर पॉल ने आपको इन दोनों योजनाओं के में आप सबकी क्या भागीदारी है, व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट शुड बी योर कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट हेल्प विल वी नीड, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में आपके सामने रखा है। मैडम राठौर ने आपके सामने जो इनिशिएटिव्स राजस्थान गवर्नमेंट ने लिए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बारे में भी उन्होंने इलस्ट्रेट किया और उनको कैसे कैसे उससे नतीजे आए हैं उस पर भी चर्चा हुई है। आप सब लोगों ने भी अपने तरीके से अपने प्रश्नों को रखा है और जिसका जवाब आपको डॉक्टर पॉल ने दिया है। तो मुझे बहुत नहीं लगता, लेकिन 1-2 बातें मैं ज़रूर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में जाना जाता है, ये कोई ऑनगोइंग स्कीम नहीं थी और ये कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि कुछ प्रोग्राम किसी को शुरू करना इसलिए शुरू कर दिया। ये बहुत वेल थॉट प्रोसेस से निकला हुआ प्रोग्राम है, बहुत वेल थॉट प्रोसेस है, बहुत डीप थिंकिंग हुई है। 2015 से हम लोगों ने कंसल्टेशन शुरू किया, 2016 में हमने जोनल कॉन्फ्रेंसेस की, 2017 में जाकर के हम हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए। और ये जो हेल्थ पॉलिसी आई, इसके पहले जो हेल्थ पॉलिसी होती थी वो एकांगी होती थी, उसका कहीं ना कहीं कोई एक एम्फेसिस एक तरफ होता था। दिस इज द फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी विच इज होलिस्टिक इन नेचर, विच इज इंक्लूसिव एंड जिसके बारे में सबने जिक्र किया, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव। मैं उसमें जोड़ता हूं कि हमने जेरियाटिक पर भी बहुत जोर दिया। तो इट इज़ ए होलिस्टिक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इस होलिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये हमने अपने बेस को एक्सपैंड किया ताकि हम भारत की सेवा कर रहे हैं। और भारत की सेवा में ये नहीं, पहले क्या होता था कि मरीज इंस्टीट्यूशन में आए, हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत मरीज न बनने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सिटीजन फ्रेंडली बना रहे हैं। और हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एट द एज ऑफ 30 a person should visit and has to visit an Ayushman Arogya Mandir
and get himself checked for hypertension, for diabetes, for blood pressure, for ladies for cervix cancer, for breast cancer, for oral cancer, for ladies and males and females, mental care, health, dental care, यानी होलिस्टिक में उसको हम जोड़ सके। दूसरी बात कि हमने आपको सिर्फ बीमारी बता दी, इससे काम नहीं चलेगा, हम बीमारी के लिए इलाज की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और इलाज की व्यवस्था के लिए इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड, व्हेन आई बिकेम द हेल्थ मिनिस्टर इन 2014, वी यूज्ड टू हियर अबाउट हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इंडिया इज द फर्स्ट who has got such a, which is the world's largest health coverage program, which is known as Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It is the world's largest health coverage program. अब मैडम जी ने आपको बताया, now we are enhancing, now हम 61 crore पर पहुंच गए. We started from 50 crores, then we added to 55 crores. We included ASHA workers, we included Anganwadi health workers, health helpers, Anganwadi helpers. Now we have included all above the age of 70, irrespective of their financial condition, irrespective of their caste, creed. Now it has come to approximately 60 to 61 crores, which is the world's largest health coverage program. 1,961 surgical interventions are there. Cancer के लिए 300 से ज़्यादा interventions, more than 300 interventions are there. अब इसका फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि द डे ऑफ डिटेक्शन फ्रॉम द स्क्रीनिंग एंड द उस व्यक्ति के इलाज की शुरुआत within 30 days, now in India is 90%. It has increased to 90%. That means screening has helped us, and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has given an answer to that, has addressed the problem. तो ये हमको समझने की जरूरत है कि इन प्रोग्राम्स के तहत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 2014 में 29% था, आज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 48% हो गया है। और मैं यहां सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, ये इस नरेशन को मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है। जितना दिया गया है उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। मैं दौड़ रहा हूं, कल ही मैं आया हूं एक स्टेट से, पूछ रहा हूं उनसे, 3-3 साल से पैसा पड़ा हुआ है, टेंडर नहीं हो रहे, रीटेंडरिंग हो रही है, रीटेंडर पे रीटेंडर, इक्विपमेंट नहीं खरीद रहे, मॉडल्स बदल गए, नया वर्जन आ गया, हमारी अभी तक टेंडर प्रोसेस ही नहीं पूरी हुई है। इसलिए मनी इज नॉट द फैक्टर, इट इज द इंप्लीमेंटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। मनी इज नॉट द फैक्टर। अब वी कैन गो फॉर ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, वेयर इज द मनी द प्रॉब्लम? लेकिन डाउन द ड्रेन तो नहीं जाने देंगे, और इसमें आपकी जरूरत है मुझे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अब देखिए आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% से इट हैज बीन रिड्यूस टू 39%। तो आम आदमी को कितना लाभ हुआ, इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 2-3 चीजों पर मुझे लगता है कि हमको जोर देने की आवश्यकता है, दैट इज माय फीलिंग, और उसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पर्सनली देखें। एक, वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। Our directors, our deputy directors of the state, our chief medical officers, our BMOs, administratively they are incapacitated. उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने में डरते हैं, और लेते भी हैं तो वो हमारे सिस्टम से कोहेरेंट नहीं होते। इसलिए मेरा सबसे निवेदन यह है कि आपको उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, खास करके जो हमारे फील्ड से आए हुए लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है।
उनको आपको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हम डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम कंटिन्यूड ट्रेनिंग में उनको हम उसको पार्ट एंड पार्सल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनकी कैपेसिटी बढ़े, एफिशिएंट हो, टाइमली डिलीवर कर सके, ड्यूली डिलीवर कर सके। तो एक तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, ये जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एनएचएम है, जिसको मैडम आराधना जी हमारी देखती हैं, ये पीआईपी इज नॉट नोन टू द पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट। मैं कल हिमाचल प्रदेश के चंबा में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू लेके आया। Nobody there in the administration knew what is this PIP. और ये हेल्थ सिस्टम की जान है, दिस इज द एसेंस। जिसको साल भर का प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन का प्लान ही नहीं मालूम हो, तो फिर वो आगे क्या प्लानिंग करता होगा। और होता क्या है, हमारा पैसा कैसे खराब होता है। जरूरत है एचआर की, ऑर्डर कर रहे हो इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट तुमने खरीद लिया, एचआर आया नहीं, वो बंद मशीन पड़ी हुई है। एंड दैट इज, वो एक तरीके से हमारी नाकामी की एक जीती जागती मिसाल बन जाती है। अब यहां पर डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीएम्स, दे हैव अ रोल टू प्ले। दे हैव टू आस्क व्हाट इज योर पीआईपी, तुम्हारा प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या है। और मैं अभी सबको चिट्ठी लिखने वाला हूं। जून महीने में हमारी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मैं तो यहां तक मैं सब मेंबर पार्लियामेंट को लिखने वाला हूं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली को लिखने वाला हूं कि अपने अपने इलाके में तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुम्हारे हेल्थ के डिपार्टमेंट को चाहिए क्या। तुम्हारे यहां वहां गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए या ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए या क्या चाहिए। तो उसके बारे में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान पर काम होना चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान को आप अपना हिस्सा मानें और आप जरूर अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहें कि भाई दिल्ली भेजने से पहले या अपने कैपिटल भेजने से पहले प्लीज डिस्कस दिस विथ मी ऑल्सो, बिकॉज उसके पास कंप्लेंट्स आती हैं, उसके पास पब्लिक ग्रीवेंसेस आते हैं, ही नोज। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए। तो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान पर हमको काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है, और उसको डेवलप करना चाहिए। एक तीसरी बात है कि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत अच्छी है हमारी, इसमें भी मैं नैरेटिव चेंज करना चाहूंगा। हमारे यहाँ जिसकी मर्जी आती है, पत्रकार हो कोई हो, कुछ भी लिख देता है, यहाँ ये फलाना हो रहा है, यहाँ ये धमकाना हो रहा है। वी शुड फील प्राउड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल लिमिटेशंस, अगर भारत ने 220 करोड़ लोगों को डबल डोज विथ बूस्टर अगर लगाया, तो हमारे हेल्थ सिस्टम कितना रोबस्ट है, इस बात का ये प्रमाण है। दिस इज एन एग्जाम्पल। आप बताइए, लाहौल स्पीति कहां है, लेह लद्दाख कहां है, अरुणाचल प्रदेश का गांव कहां है। वैक्सीन को, इफेक्टिव वैक्सीन को पहुंचाना ये छोटा काम है, कोल्ड चेन को पहुंचाना कोई छोटा काम है, बट वी डोंट अप्रिशिएट दिस। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, हर दिन नक्सलाइट्स मारे जा रहे हैं, कैसी लड़ाई चल रही है। वहां पर हमारा हेल्थ वर्कर जाकर के गढ़चिरौली में जाकर के काम करता है, बस्तर में काम करता है, और 97%, 98% वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है हमारा। तो वी हैव ए वेरी रोबस्ट हेल्थ सिस्टम, दिस वी शुड एक्नॉलेज, वेरी रोबस्ट सिस्टम। इसलिए मेरा एक निवेदन यह है कि वी नीड टू रिलाई एंड डेवलप द कैपेसिटी ऑफ आवर आशा वर्कर्स एंड इंसेंटिवाइज देम, विच वी आर डूइंग फ्रॉम एनएचएम। उनको हमको उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। भारत की तस्वीर बदल सकती है अगर हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में है और जो 12 पैकेजेस हैं, इसको अगर हम रियलिटी में उतार दें तो भारत सुदृढ़ होगा, इसमें मेरा कोई शक नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए हमारी पूरी एनर्जी इस बात पर लगनी चाहिए, मोटिवेशन,
कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको प्रोत्साहन देना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कैपेसिटी को बिल्ड करना और इसको ई संजीवनी के साथ जोड़ना, टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ना। I became the health minister in 1998. Till date, we get questions in Parliament and in Vidhan Sabha, how many doctors are there and how many are posted. This is a regular question, and in the next 40 years you are going to hear the same, because the doctor is not going to go. आप जितने इंसेंटिव दे दीजिए, वो 6 महीने के लिए जा सकता है, रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाएगा। We will have to go for digital intervention and that is telemedicine. इसलिए हब एंड स्पोक मॉडल को हमको स्ट्रेंथन करके इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जैसे जैसे जनता का विश्वास बनेगा, लोकल लैंग्वेज में पेशेंट डायलॉग कर सकेगा अपने डॉक्टर के साथ, अपनी मर्ज को दिखा सकेगा, अपने एक्सप्रेस कर सकेगा, स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन दिस इज वन मेथड जिसको हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और ई संजीवनी हब एंड स्पोक मॉडल को बहुत अच्छे मॉडल चले हैं, तेलंगाना में अच्छा मॉडल चला है, हमारे हिमाचल के कुछ एरियाज में अच्छे। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट बताता ही नहीं है कि हम पीएचसी में 157 मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वहां जाओगे तो आवाज क्या आती है, दवाई नहीं मिलती जी, दवाई नहीं मिलती जी। तो हमारी स्थिति क्या हो रही है कि हम पैसे भी देते हैं और गाली भी खाते हैं, हमको उसका और पेशेंट को सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है। इसलिए डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम्स, इनसे मेरा निवेदन है कि वो हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ना कोई इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर कराएं, नंबर 1। नंबर 2, इस बात को इंश्योर करें कि जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमने देनी है वो इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसकी, और वो हमको बताना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ लिखा हो ना कि ये मेडिसिन नॉट अवेलेबल, लिखे वहाँ पर नॉट अवेलेबल। पूछने वाले तो हों कि नॉट अवेलेबल क्यों नहीं है, वाई। तो हो क्या रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी डायग्नोस्टिक में हम इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं। आराधना मैडम जी एनएचएम में उनको पैसा देती हैं, वहाँ नीचे डिपार्टमेंट में वो जाता भी है, लेकिन पेशेंट का सेटिस्फैक्शन नहीं बन पाता। तो इसलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर के इन विषयों के बारे में अगर हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप सब लोगों से एक बात ज़रूर है कि जहाँ हम अपनी तरफ से तो नाफू साफू चला रहे हैं, नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट एंड स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट, लेकिन आयुष्मान भारत में जहां पैसा इतने बल्क में जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जा रहा है, तो वहां इम्पैनल हॉस्पिटल्स में इन सब के भी स्कोप्स बढ़ रहे हैं। वी आर वेरी अलर्ट ऑन इट, लेकिन यस, राइटफुल आदमी कभी छूट ना जाए और गलत जगह पैसा चला ना जाए, इसकी हमको चिंता करने की ज़रूरत है। तो इसमें आप सबका हमको सहयोग चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसमें अपना सहयोग करेंगे। और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ इन 2 बातों को जोड़ करके, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये 1,77,000 हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उसमें मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमने एनक्वास लगाया है, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स, तो वो हम कर रहे हैं। लगभग शायद 30,000 के आसपास एनक्वास हो चुके हैं, सर्टिफाई हो चुके हैं, कुछ और अभी हम लोगों ने और करने हैं, और हम 1,77,000 तक जाने वाले हैं। जिस दिन ये प्रक्रिया हमने पूरी कर ली तो समझिए वी आर अ वे फॉरवर्ड फॉर ए हेल्दी इंडिया, और उसके रास्ते को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये कम से कम 50% ऑफ द पॉपुलेशन को हेल्थ कवरेज देगा, और इंश्योरेंस नहीं देगा, एश्योरेंस देगा, ट्रस्ट मॉडल में देगा, तो इसका लाभ रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब लोग अब काफ़ी थक चुके होंगे, मैं आपके ज़्यादा समय न लेता हुआ आपको फिर से सिविल सर्विसेज डे पर बधाई देता हूँ, और नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ आप
जन सेवा में जुटे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय का मैं निवेदन करूंगा सुभाषिश दास जी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वे माननीय मंत्री महोदय को इस अवसर पर जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, समय दिया, स्नेह दिया, आप सबके करतल